हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं योजना के बारे में। डिस्कशन करेंगे हम योजना जुलाई 2020 का एडिशन। तो जुलाई 2020 का एडिशन जो है योजना वाला, उसका मेन थीम है सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब आत्मनिर्भर इंडिया हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें काफी सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किए हुए जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे एथिकल वेल्थ क्रिएशन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में। हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए किस तरह की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ राहुल सायवंकर, आपका दोस्त और होस्ट आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने की। इसके अलावा अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल राहुल साई 222, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिला। उसके साथ ही साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया, जहाँ पे 5% आपको डिस्काउंट दिया गया। हर स्मार्ट कोर्सेज पे आपको कोड यूज करना है इंडिया 5, और याद रखना है कि दिस इज अवेलेबल ओनली टिल 17 अगस्त 2020। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आज योजना के जुलाई 2020 एडिशन में से कौन से आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले एथिकल वेल्थ क्रिएशन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में, जहाँ पे हम लोग नैतिकता से हम लोग किस तरह से वेल्थ क्रिएशन करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, तभी हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे। इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी फॉर आत्मनिर्भरता। उसके अलावा जैम ट्रिनिटी और सेल्फ रिलायंस का क्या कनेक्टिविटी है, और कुछ छोटी सी चीजें हैं जिससे मैं डिस्कशन को एंड करूंगा। एक तो सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा मैं एक आर्टिकल से फार्मर्स एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर, जहां पे ये बताया गया है कि फार्मर्स के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, और उसके अलावा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो योजना में से बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ही उपयोगकारी होगा। इसके साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अलग बनाए हुए जो योजना के टॉपिक से जुड़े हुए। एक है सुब्रमण्यम भारती के बारे में, महाकवि सुब्रमण्यम भारती, ये इंग्लिश में बना हुआ है, जहां पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, प्रीलिम्स से बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक टॉपिक जो मैंने कंप्लीटली सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि गांधी, जब भी गांधी के बारे में बात होती है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एथिक्स के एंगल से, आत्मनिर्भर एंगल से, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने गांधी और जो सेल्फ रिलायंस का कनेक्टिविटी है उसको सेपरेट रख दिया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल के बारे में, एथिकल वेल्थ क्रिएशन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये लिखा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और सुरभि जैन द्वारा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अपने पुराने वीडियो में, एक पोएम से शुरू होता है। ये महाकवि सुब्रमण्यम भारती द्वारा एक पोएम लिखा गया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत के हर पार्ट को हमें जोड़ना चाहिए, तभी भारत सेल्फ रिलायंट बनेगा, तभी आत्मनिर्भर बनेगा भारत। इसके अलावा मैं आपको बेसिक जिस्ट दूंगा इस आर्टिकल का, जो तात्पर्य मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है तो सबसे पहले भारत के नागरिकों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया इज ओनली पॉसिबल बाय सेल्फ रिलायंट सिटीजंस। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक बहुत ही आवश्यक चीज की नीड है, वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सरकार के बीच और नागरिकों के बीच एक सोशल कॉम्पैक्ट, एक सोशल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और लोग सरकार पे निर्भर ना हो। एक एग्जाम्पल है इसका कि अगर जो सब्सिडीज हमारी सरकार जो हमें दे रही है, एमएसपी हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, गैस सब्सिडी हो गई, बहुत सारी सब्सिडीज हमको मिलती हैं। क्या ये सब्सिडी हर नागरिक को चाहिए? बात कीजिएगा, जो आपको गैस की सब्सिडी मिलती है, क्या ये हर नागरिक को आवश्यक है? क्या ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, टाटास, अंबानीज, बिरलास, या बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, क्या उनको ये सब्सिडीज जरूरत है? सब्सिडीज आर नीडेड फॉर पुअर पीपल। जब तक ये लोग नैतिक तरह से सब्सिडीज खुद ही ना छोड़ दे, तब तक वो खुद सेल्फ रिलायंट नहीं बनेंगे और देश भी सेल्फ रिलायंट नहीं बनेगा। तो इस चीज का एक रिजल्ट निकलता है कि एक्सक्लूजन से ही सेल्फ रिलायंट बनेगा। मतलब सबसे पहले तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा उन नागरिकों को जो सेल्फ रिलायंट है। धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ाना है। जब पूरे नागरिक हमारे देश के सेल्फ रिलायंट बनेंगे, तभी जाके भारत देश भी सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये फोर्सफुली होगा नहीं। इसका मतलब है सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है तो नैतिकता से हम उस सब्सिडी को छोड़ दें और आत्मनिर्भर बने, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा आर्टिकल ये भी बताते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर तब तक नहीं बन सकते जब तक हम इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए नहीं जाएंगे। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तभी जाके हमारा आत्मनिर्भरता सक्सेसफुल होगा। और ये इंक्लूसिव ग्रोथ के जोड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट के साथ। कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगा जब सबको रोजगार मिलेगा। ये बताया जाता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ तो बहुत दिनों से हो रही है, जैसे 1991 से जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। क्या ये जीडीपी ग्रोथ
ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ला रहा है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ ला रहा है क्या? यहां पे ये सवाल पूछा गया है कि जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स होता है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स मतलब अगर केंद्र लेवल पर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, क्या ये जीडीपी ग्रोथ सबसे नीचे वाले लेवल रूरल मतलब विलेज लेवल तक पहुंच रहा है या नहीं? हम लोगों ने देखा है कि जीडीपी ग्रोथ तो हमारी पिछले 2 दशकों से काफी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है, इतना ज्यादा बेरोजगार क्यों है, इतनी इनइक्वालिटीज क्यों है? क्योंकि ये जीडीपी के जो नंबर हैं वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे हैं, वो नीचे वाले एंड आदमी तक नहीं पहुंच रहे हैं, अंत्योदय नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है। और यहां पे ये कहा गया है कि जब तक अंत्योदय नहीं होगा, जब तक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा, तब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। और आत्मनिर्भरता के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक सॉल्यूशन भी दिया गया है कि एथिकल वेल्थ और स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। एथिकल वेल्थ और स्किल डेवलपमेंट हम लोग पीपीपी मॉडल कर सकते हैं। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कर सकते हैं। यहां पे कहा गया है कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि सब कोई सरकार के ऊपर रिलाय हो जाए, सरकार ही कंप्लीट पावर हो जाए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सरकार लोगों को कंट्रोल कर दे, मतलब लाइसेंस परमिट राज भी नहीं जा सकते हम लोग। इन दोनों चीजों से आत्मनिर्भरता नहीं मिलेगी। यहां पे कहा गया है कि आत्मनिर्भरता हमारे पास तभी आएगी जब सरकार आत्मनिर्भर है और लोग भी आत्मनिर्भर है। लोग और सरकार दोनों साथ साथ चलने चाहिए। दैट मीन्स द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर शुड गो हैंड इन हैंड, तभी हमको आत्मनिर्भरता मिलेगी। और यहां पे ये कहा गया है जो हमारी हाल ही की जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, उसने हमको ऑलरेडी सिखा दिया है कि पब्लिक और प्राइवेट पीपल मिलके ही आत्मनिर्भर बना सकते हैं भारत को। हमने देखा कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने काफी सारे प्रावधान लाए, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अनाउंसमेंट किया, बहुत सारी डिसबर्समेंट की, आरबीआई ने भी काफी सारे प्रावधान लाए, लेकिन फिर भी कम पड़े, सरकार को इवेंचुअली अनलॉक करना पड़ा। ये हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया में माइग्रेंट इशू बहुत हो गया था लॉकडाउन के दौरान। तो क्या सरकार उनको अपनी जगह से जहां पे वो काम कर रहे थे, अपने घरों पे सरकार ने छोड़ा? आपने सुना होगा न्यूज में सोनू सूद के बारे में, जिन्होंने हजारों माइग्रेंट लेबरर्स को मुंबई से या महाराष्ट्र से लेके जाके अपने घरों पे छोड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार और प्राइवेट दोनों को साथ में काम करना चाहिए, तभी जाके हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये हमको समझ जाना चाहिए कि एक सोशल कॉम्पैक्ट है, हम हर चीज के लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। इनफैक्ट सरकार ने भी पीएम केयर्स, जो पीएम केयर्स फंड आया, उसका मतलब क्या है कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर हमारा साथ दे ये कोविड महामारी से लड़ने के लिए। तो भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब गवर्नमेंट और लोग साथ साथ चलेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो सेल्फ रिलायंस मांगती है, आत्मनिर्भरता ये मांगती है कि प्रोडक्शन होना चाहिए बॉटम ऑफ द पिरामिड से और बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए। मतलब आत्मनिर्भरता का एक मतलब ये होगा कि इंडियन कंपनीज जो है उनको फोकस करना पड़ेगा हमारे लोगों पे। सबसे पहले इंडियन कंपनीज को वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उतने गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिससे कि हम अपनी ह्यूज रूरल पॉपुलेशन के नीड्स पूरे करें। सबसे पहले तो हम अपने पॉपुलेशन मतलब ग्राउंड लेवल पे सबको प्रोडक्ट्स मिले, उस तरह का प्रोडक्शन करें। इसके बाद यही बिजनेस मॉडल हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम इनवर्ड लुकिंग हो जाए, सब कुछ देश में ही करें, नहीं। हमारे पास एक और मौका भी मिलेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। तो हम लोग सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। उसके साथ ही साथ आगे जाकर हम लोग ये भी मार्केट टैप कर सकते हैं, स्पेशली जहां पे अंडर डेवलप्ड हैं एशिया और अफ्रीका के मार्केट्स, उनको भी टैप कर सकते हैं। तो ये कैसे आएगा? हमारा फोकस होना चाहिए कुछ चीजों पे। सबसे पहला फोकस तो होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, विदाउट एग्रीकल्चर सेक्टरल डेवलपमेंट आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा फ्रूगल इनोवेशन, मतलब कम से कम पैसों में इनोवेशन करना है, सोशल इनोवेशन के ऊपर फोकस करना है। हमारा देश जाना जाता है जुगाड़ के लिए। फ्रूगल इनोवेशन का मतलब ही है जुगाड़। चीप में आप कोई चीज इनोवेट करो, आप अपने प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन निकालो। इसके अलावा फोकस होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी। ये आर्टिकल एंड होता है एक सजेशन के साथ। वो कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ये नहीं है कि सब कुछ आप ही करें। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि भारत सिर्फ भारत के भीतर देखें और वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाए, नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आइसोलेशन में इकोनॉमी नहीं डेवलप करना है। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी नेसेसरी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, आप अपनी क्षमता को इस तरह बढ़ाएं कि कमजोर टाइम में, जब आपका खराब टाइम आ जाए, उस टाइम में आप इंडिपेंडेंट रहे। वल्नरेबल टाइम्स में, जैसे कि अभी आया हुआ है कोविड-19 जो महामारी चल रही है, उसने हम सब की आंखें खोल दी है, हम सबको आत्मनिर्भर होने की तरफ कम से कम पुश किया हुआ है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि आप कुछ सेक्टर्स जो हमारे हैं उसको सेग्रीगेट कर दें और उन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और वहां से डिपेंडेंस कम की जाए।
स्पेशली आपके कमजोर या आपके वल्नरेबल टाइम्स में। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि आप कूप मंडूक की तरह खुद ही अपने देश में काम करते रहे, नहीं, आपको कनेक्ट भी करना है वर्ल्ड से, लेकिन आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे मेंटेन करने हैं जिसका डिपेंडेंस बाहर नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब भी हमारा टाइम खराब चल रहा हो। चलिए दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर। यहां पे मैं शॉर्ट सा डिस्कशन करूंगा। ये आर्टिकल लिखा गया डॉक्टर अजय सहाय द्वारा। अजय सहाय कहते हैं कि हमें एक इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी इट शुड बी बेसिकली डिपेंडेंट ऑन बिल्डिंग आर ओन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। वो कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डेवलप की जाए, तभी जाके हम एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सबसे पहले तो उनका खुद का डेफिनेशन वो बताते हैं कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है। आत्मनिर्भर आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो हो गया सेल्फ रिलायंस, एक तो हो गया सेल्फ सफिशिएंसी। अगर आप इन दोनों शब्दों का हिंदी में अनुवाद देखा जाए तो दोनों का भी अर्थ निकलता है सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता ही। लेकिन वो कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस जो टर्म है वो पॉजिटिव टर्म। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि आप अपनी क्षमता सबसे पहले बढ़ाएं, वो भी अपने दम पर, लेकिन आप इंपोर्ट्स को बंद ना कीजिए, आप इंपोर्ट्स को जारी रखिएगा। लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी एक नेगेटिव टर्म है जो हम लोग फॉलो किया करते थे 1950, 60, 70 के दशकों में, जब हम लोगों ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर फोकस किया था। मतलब मुझे इंपोर्ट नहीं चाहिए, मैं यही प्रोड्यूस करूंगा, जो इंडिया मिलेगा मैं वही प्रोड्यूस करूंगा, मेरे इंपोर्ट सारे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। वो कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी नॉन प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है और काफी इनवर्ड लुकिंग है, और उसका नेगेटिव कॉनोटेशन। हमें इंपोर्ट को स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमें वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, इंपोर्ट को स्टॉप करने के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भरता। तो अजय सहाय इस आर्टिकल में कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो वो बताते हैं कि हमको एफडीआई और टैरिफ का लिंकेज पॉलिसी बनाना चाहिए। मतलब अगर हम लोग आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा, ताकि हम हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करें। नहीं तो बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है एक तो वो चीप में है और डिसेंट क्वालिटी का भी है, तो वो हमें प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा, तो टैरिफ तो लगाना है। लेकिन वो कहते हैं कि टैरिफ और एफडीआई पॉलिसी को ऑप्टिमाइज कीजिए। वो कहते हैं कि कोई अगर देश इस चीज के लिए मान रहा है कि वो एफडीआई लाएंगे हमारे देश में, तो एफडीआई के साथ वो एक तो रुपया भी लेके आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं। अगर कोई देश इस चीज के लिए ओके है तो आप उनका टैरिफ कम कर दीजिए, जो एफडीआई के लिए ओके है उनका टैरिफ कम कीजिए। तो इस तरह से आप पॉलिसी को ऑप्टिमाइज कर दीजिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हमारे अभी भी जैसे कि इन्फेंट लेवल पे है, उनको विश्व के लेवल पे जाने के लिए उनको प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है। सबसे जरूरी सुझाव अजय सहाय ये देते हैं कि हमें जो एक्सपोर्ट हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, हमें लो वैल्यू प्रोडक्ट से हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ मूव करना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट के लिए हमारा फोकस होना चाहिए रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर, वहां पे हमें पैसा लगाना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और वो मेन आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रावधान लाने चाहिए सरकार को इस चीज के बारे में। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर को मिले। हम लोग देख सकते हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है मोदी सरकार का, वो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, एमएसएमई सेक्टर में वो बात करते हैं एमएसएमई को सपोर्ट देने की, बहुत सारी स्कीम्स निकली है एमएसएमई के लिए। उसके अलावा अजय सहाय ये भी कहते हैं कि टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर स्पेशल फोकस रखा जाए, और जो हमारे हाल ही में जो एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द फाइनलाइज किया जाए, जो हमारे रीजनल एग्रीमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द फाइनलाइज किया जाए, ताकि इसको हम लोग ऑप्टिमाइजिंग करें एफडीआई और टैरिफ लिंकेज के साथ, तो हमें इंपोर्ट मिल जाएंगे विद प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। इसके अलावा इस आर्टिकल के एंड में एक बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको बताने वाला हूं अभी। यहाँ पे ये बताया गया है कि एमएसएमई का जो डेफिनेशन है वो रिवाइज कर दिया गया। पहले ये था कि एमएसएमई का डेफिनेशन सर्विसेज सेक्टर के लिए अलग था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग था, अभी वो हट गया है। नाउ
देयर इज नो डिस्टिंक्शन, मतलब अभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में। प्लेन एंड सिंपल डेफिनेशन दिया गया है। माइक्रो सेक्टर का मतलब ये है जहां पे आप इक्विपमेंट, प्लांट और मशीनरी के ऊपर 1 करोड़ का खर्चा कर रहे हो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल का मतलब ये है कि अगर आप इक्विपमेंट और प्लांट और मशीनरी के ऊपर आप 10 करोड़ तक का पैसा लगा चुके हैं और आपका टर्नओवर 50 करोड़ है। और मीडियम सेक्टर का मतलब है जहां पे आपने इक्विपमेंट के ऊपर 50 करोड़ का पैसा लगाया हुआ है, खर्चा हुआ है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले थर्ड आर्टिकल के ऊपर जो है जैम ट्रिनिटी के ऊपर, जिसको लिखा गया है अंकिता शर्मा और हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा। यहाँ पे इन्होंने काफी तारीफ की है जैम ट्रिनिटी की। उन्होंने कहा है जैम ट्रिनिटी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जहां पे नेशन वाइड ये जैम ट्रिनिटी हमारे को कोविड क्राइसिस में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। इसके अलावा हम लोग काफी सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी लाए हैं कोविड से फाइट करने के लिए, कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है आरोग्य सेतु का। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जैम हैज बीन एक्टिंग एज अ सेफ्टी नेट वेयर इट हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ पीपल। सैकड़ों लोगों की मदद कर चुका है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार ने गरीब लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया है। कैसे? इट इज बिकॉज ऑफ द जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में अभी तक 30 करोड़ बेनिफिशियरीज है जनधन आधार के, और आपको लग रहा होगा कि 30 करोड़ कम है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट अस इमेजिन कि इंडिया में 125 करोड़ पॉपुलेशन है आज, और इमेजिनेशन है कि हर फैमिली में अगर 5 व्यक्ति भी है तो हमें जरूरत ही पड़ती है 25 करोड़ अकाउंट्स की। तो अगर 30 करोड़ अकाउंट जनधन के बन चुके हैं तो काफी अच्छा नंबर है। हर फैमिली में कम से कम एक अकाउंट तो है। इसका मतलब है बैंकिंग हर फैमिली तक पहुंच चुका है कहीं ना कहीं इंडिया में। इसके अलावा मोबाइल सब्सक्राइबर्स इंडिया में काफी हैं। स्मार्टफोन यूजर्स है 50 करोड़, उसके अलावा इंटरनेट यूजर्स भी है 50 करोड़, और आधार कवरेज जो है वो पहुंच चुका है 117 करोड़ तक। तो जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो ट्रिनिटी है, ये जो तीन मिलके हमें जो एक पावरफुल टूल देते हैं, उससे काफी मदद मिली है कोविड के फाइट में। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जनधन, आधार, मोबाइल इतना स्ट्रॉन्ग टूल क्यों है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जनधन, आधार और मोबाइल ने डीबीटी प्रोग्राम में काफी हेल्प किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डीबीटी डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे कि ये काफी सक्सेस प्रोग्राम रहा है। अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी के अकाउंट में, सबसे पहले तो आप क्या काम कर रहे हो कि मिडिलमैन को हटा दे रहे हो, सारे एजेंट हट गए। अगर एजेंट हट गए तो आप करप्शन कम कर रहे हो, आप इरेगुलरिटीज कम कर रहे हो, और आप पिलफरेज का मतलब है लॉस, जो लीकेज हो रहा था पहले पैसे का या ग्रेन्स का एमएसपी से या ग्रेन्स का पीडीएस सेक्शन में, तो ये सब काफी हद तक कम हो चुका है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जनधन, आधार, मोबाइल से एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है। इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बढ़ चुका है। बहुत सारी प्रोसेस है जो ऑनलाइन है। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको जीएसटी के लिए एनरोल करना है, सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। आप सिंपली अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, आधार बता दीजिए और मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो काम खत्म है। आपका एंटायर प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जनधन, आधार, मोबाइल की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई, और इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी भी थे। हमने देखा है कि कोविड महामारी के दौरान सबसे जरूरी चीज हम लोग बात क्या करते हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप बैंक ही नहीं जा रहे हैं, सब कुछ घर से कर रहे हैं, तो इज इट नॉट हेल्पिंग फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? इट इज इंडीड हेल्पिंग फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। उसके अलावा लॉन्गर रन में इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि जनधन, आधार, मोबाइल ये रूरल फैमिली और रूरल पॉपुलेशन काफी हेल्प करेगा आगे चल के। क्यों? आगे चल के वो सेविंग्स भी करना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल अर्बन जगह पे बहुत सेविंग होती है। अर्बन पीपल हैं जो फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचते हैं, मतलब कुछ सेव कर रहे हो आप अपने फ्यूचर के लिए। अभी फिलहाल रूरल पॉपुलेशन में वो बहुत कम है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैम ट्रिनिटी की वजह से आगे चलकर बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि सेविंग्स रेट भी इंडिया में बढ़ने वाली है रूरल पॉपुलेशन में। इनफैक्ट इस आर्टिकल में काफी सारे सबूत भी दिए गए हैं किस तरह से जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी फाइट कर रहा है कोविड महामारी से, और कोविड महामारी में किस तरह ये लोगों की मदद कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। पहला एग्जांपल तो ये है कि जनधन, आधार, मोबाइल ने कम से कम 31 करोड़ बेनिफिशियरीज को फंड ट्रांसफर किया है डायरेक्टली अपने अकाउंट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जिसके तहत 1.2 लाख करोड़ रुपीस डिसबर्स कर दिया गया है गरीब लोगों के अकाउंट में
कोविड महामारी से लड़ने के लिए। इसके अलावा जनधन आधार मोबाइल ने काफी मदद की है। कम से कम 7 करोड़ फार्मर्स को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ट्रांसफर कराने में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर फार्मर को 6,000 रुपए मिलेगा साल का, 2,000 रुपए की किस्त मिलेगी आपको हर क्वार्टर में। तो कोविड के दौरान ये ट्रांसफर कर दिया गया फार्मर्स के अकाउंट में ताकि वो कोविड क्राइसिस से फाइट कर सके। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जनधन आधार मोबाइल इट हैज हेल्प्ड इन डिसबर्सिंग 1400 करोड़ रुपए, कम से कम 2.82 करोड़ ओल्ड एज पीपल उनकी पेंशन को डायरेक्टली उनके अकाउंट में डालने के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत। साथ ही साथ जनधन आधार मोबाइल ने कम से कम 2.16 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मदद किया है, डायरेक्टली उनके अकाउंट में फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचा है केंद्र सरकार से भी और बहुत सारे राज्य सरकारों से भी। इसके अलावा जनधन आधार मोबाइल ने काफी मदद की है गवर्नमेंट को इन प्रोवाइडिंग सब्सिडी डायरेक्टली टू पीपल। जो गैस की सब्सिडी आती है डायरेक्टली आपको ट्रांसफर होकर आती है। इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना चलती है जहां पे सरकार सब्सिडाइज गैस सिलेंडर देता है, कम से कम 8 करोड़ महिलाओं तक उज्ज्वला योजना की बेनिफिट्स पहुंच गई है और ये सब जनधन आधार मोबाइल की मदद से हो रहा है। तो इसका जिस्ट ये निकलता है कि जनधन आधार मोबाइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है गवर्नमेंट के पास, जो उनका जो मैक्सिम है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको अचीव करने के लिए जनधन आधार मोबाइल काफी हद तक उपयोगकारी रहा है। और ये अनुमान है कि आगे भी इसके काफी सारे फायदे होने वाले, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रूरल पॉपुलेशन में सेविंग्स आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसके अलावा एक आर्टिकल आया है फार्मर्स के ऊपर। यहां पे उन्होंने बताया है कि फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट किस तरह से करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। यहाँ पे सरकार की काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में बात किया गया है। मैं इन सारी स्कीम्स की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के स्पेसिफिकली एक स्कीम्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया था कि कोविड की महामारी के दौरान सरकार ने काफ़ी सारा फंड्स डिसबर्स किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जहाँ पे इंश्योरेंस किया जाता है फार्मर्स के क्रॉप्स का। यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ही कम प्रीमियम भरना पड़ता है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम भरती है, जिससे फायदा मिलता है फार्मर्स को। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि फार्मर्स को एमएसपी दी जा रही है, एमएसपी बढ़ाई गई है, ई नैम प्रोसेस बना गया है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में मार्केटिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी काफी सारा प्रमोट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देश में कम से कम 400 के ऊपर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं बाईपासिंग दी मंडीज। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बात की गई है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर फिशिंग वुड बी डेवलप। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में बात किया गया है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा किसानों के लिए इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउस, इन टर्म्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज एटसेट्रा। और साथ ही साथ उन्होंने पीएम किसान के बारे में भी एक उल्लेखन किया हुआ है। पीएम किसान के थ्रू बहुत सारा फंड फार्मर्स को डिसबर्स हो चुका है कोविड-19 के दौरान। बहुत ही ये उपयोगकारी रहा है फार्मर्स को कोविड क्राइसिस को फाइट करने में। इसी के साथ ही साथ एक छोटा सा स्निपेट भी आया था जहां पे ये रेफरेंस दी हुई थी इन सारी स्कीम्स की। मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि कालिया स्कीम जो बहुत ही सिमिलर है पीएम किसान स्कीम से, किस राज्य की है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अगेन एक डीबीटी योजना है, जिसके तहत एक राज्य डायरेक्टली अपने किसानों को आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली कुछ रुपए ट्रांसफर कर रहा है। बताइए कि किस राज्य से। और रैत बंधु स्कीम ये भी सिमिलर टू पीएम किसान स्कीम है, जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है किसानों को। ये किस राज्य का है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 3 स्कीम किन राज्यों के हैं, ताकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप इसकी प्रिपरेशन करें। तो चलिए देखते हैं फाइनल स्निपेट फ्रॉम आवर डिस्कशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो जुलाई की योजना में। सबसे जरूरी फैक्ट है आई फ्लोस के बारे में, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई फ्लोस क्या है? एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है। ये कहा जाता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, कहाँ पे ये अपना डेटा देगा? ये देगा डेटा मुंबई के लिए। तो ये आई फ्लोस जो है मुंबई को फ्लड से रेजिलियंट बनाने में काफी मदद करेगा। कैसे? क्योंकि वो रेनफॉल इवेंट्स और साइक्लोन्स को जल्द से जल्द प्रेडिक्ट करेगा। ये आई फ्लोस जो वार्निंग सिस्टम है, इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, जिसमें स्टेटमेंट आ सकता है कि आई फ्लोस किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने डेवलप किया है इन कोऑर्डिनेशन विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई।
इसके क्या स्पेशलिटी है, यूजिंग द आई फ्लोज अभी ये पॉसिबल हो जाएगा कि हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्लड कब होगा या फ्लड की वजह से जो इनंडेशन होता है वो कब होगा। कम से कम 3 दिन पहले हमको एक फ्लड की वार्निंग आ जाएगी। इसी के साथ ही साथ आईफ्लोज का एक नया फीचर भी है, उसको कहते हैं नाउकास्ट। हम लोग हमेशा कहते हैं कि वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब आगे का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे ये नाउकास्ट भी देता है, मतलब अगले 3 से 6 घंटे का इमीडिएट वेदर अपडेट देता है। फोरकास्ट माने आप अगले दिन, अगले वीक एटसेट्रा एटसेट्रा बात कर सकते हैं, लेकिन नाउकास्ट इट गिव्स यू इमीडिएट वेदर अपडेट्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम योजना 2020। तो इसी के साथ मैं अपना योजना का डिस्कशन समाप्त करता हूं। मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको कि इसी योजना से जुड़े हुए 2 और टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। एक है महाकवि सुब्रमण्य भारती के ऊपर, जहां पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है स्पेसिफिकली उनके बारे में, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यहां से मैंने एक आर्टिकल सेपरेटली किया हुआ है गांधी से रिलेटेड, क्योंकि मेरा खुद का ये ओपिनियन है कि वो बहुत ज़रूरी आर्टिकल है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा वो। गांधी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर 1, पेपर 2, और आपको आ सकता है एथिक्स में भी। इनफैक्ट एसए के लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि गांधी के आइडियाज़ और हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत का अभियान कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं अपना डिस्कशन। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे डाउट्स क्लियर करने की। धन्यवाद। जय हिंद।